लोकतंत्र की परिभाषा होती है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। भारत ने अंग्रेजों से मिली आजादी के फौरन बाद ही इस भावना को अपना लिया था, लेकिन अंग्रेज जाते जाते इस भावना में बहुत बड़ी मिलावट करके गए थे। कोई देश लोकतंत्र और आजादी के महत्व को तब समझता है जब उस देश के लोगों को उस देश का असली इतिहास पढ़ाया जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने और उसके बाद आजाद भारत में आई अलग अलग सरकारों ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। इन सरकारों ने मिलावटी इतिहास के इर्द गिर्द एक नया इकोसिस्टम तैयार किया, जो था अंग्रेजों का, अंग्रेजों द्वारा और अंग्रेजों के लिए लिखा गया इतिहास। आजादी के बाद स्कूलों और कॉलेजों में भारत का जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया था। इसे अंग्रेजी बोलने वाले ही पढ़ाते थे, अंग्रेजी बोलने वाले ही समझ पाते थे यानी पढ़ते थे। इस इतिहास में अकबर द ग्रेट के लिए तो जगह थी, लेकिन अशोका द ग्रेट के लिए जगह नहीं थी। इस इतिहास में सर सैयद अली खान को एक समाज सुधारक की तरह पेश किया गया, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे देशभक्तों की कहानी गायब कर दी गई, आपसे छिपा ली गई। लेकिन आज जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, वैसे ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह की चर्चा पूरे देश में होने लगी। लोग ढूंढने लगे कि ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह आखिर हैं कौन। इनके बारे में ना तो पढ़ा ना ही हमने सुना, लेकिन आज अचानक वो ट्रेंड करने लगे, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ना सिर्फ जीवन भर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लड़े, बल्कि वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 1915 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया था, और इसका नाम था हुकूमत मुख्तार ए हिंद, यानी आजाद भारत की आजाद सरकार। अब सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आपको शायद उनके बारे में पता ही नहीं, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। जबकि जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पहली बार वर्ष 1929 में पूर्ण आजादी की मांग की थी। सोचिए 1929 में पहली बार पूर्ण आजादी की मांग रखी जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन 1915 में ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने निर्वासित सरकार बना ली थी भारत की, काबुल से बैठकर। इससे पहले कांग्रेस इस बात के लिए भी तैयार थी कि अंग्रेज भारत को इस शर्त के साथ आजाद कर दें कि भारत और भारत के लोग जीवन भर ब्रिटेन की महारानी को अपनी महारानी मानते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी उस जमाने की इसके लिए भी तैयार थी कि हम महारानी के अधीन ही रहेंगे। यानी अगर इन नेताओं की उस समय चलती तो भारत आजाद तो हो जाता, लेकिन भारत के लिए सारे फैसले आज भी ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज ही ले रहे होते, और वहीं की महारानी के नाम पर वहीं का ठप्पा लगकर यह फैसले भारत में आते। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन नेताओं की पूर्ण स्वराज की मांग से 14 वर्ष पहले ही भारत को एक आजाद देश घोषित कर दिया था, और काबुल में अपने नेतृत्व में एक निर्वासित सरकार का गठन भी कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया और कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद भारत के ऐसे राष्ट्र नायकों और राष्ट्र नायिकाओं को भुला दिया गया। भारत का हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे राष्ट्र भक्तों से भरा है जिन्होंने समय समय पर भारत को अपने तप और त्याग से दिशा दी है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को
21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को अलीगढ़ के मुरसान राजघराने में हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने गोद ले लिया था और उन्हें फिर अपना वारिस घोषित कर दिया था। वर्ष 1914 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जब सिर्फ 28 वर्ष के थे, तब वो भारत से बाहर चले गए थे और वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दुनिया के अलग अलग देशों का समर्थन हासिल करें। और इसके अगले ही वर्ष यानी 1915 में वो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, वियना और टर्की से भारत की आजादी का समर्थन हासिल करके काबुल पहुंचे और वहां उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया। उन्होंने इसके लिए काबुल का चयन इसलिए किया था क्योंकि ये भौगोलिक रूप से एक महत्वपूर्ण जगह उस समय थी, महत्वपूर्ण स्थान था। तब भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से मिला करती थीं। भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान चीन के भी करीब है। अफगानिस्तान की सीमाएं उस समय के रशिया से भी मिलती थीं और अफगानिस्तान टर्की के भी बहुत करीब है और टर्की और रशिया के रास्ते वहां से यूरोप जाना काफी आसान था। इसलिए उन्होंने इस सरकार का जो ऐलान था वो काबुल से किया। महेंद्र प्रताप सिंह इन देशों के साथ साथ यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका का भी समर्थन हासिल करना चाहते थे और उनकी इस कोशिश से ब्रिटिश सरकार इतना डर गई थी कि उसने ये ऐलान कर दिया था कि जो भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में कोई भी जानकारी देगा या उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा, उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोगों को महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में ये सारी बातें पता होंगी, क्योंकि हमारे इतिहास की किताबों से जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, उनका नाम नदारद है। और बहुत कम लोगों को ही इसकी जानकारी भी होगी कि महेंद्र प्रताप सिंह ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU को अपनी निजी जमीन दान में दी थी और फिर यह यूनिवर्सिटी वहां बनी थी। तो आज आप सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तो जानते हैं, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कोई नहीं जानता। आज भारत के लोग AMU की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उनके बारे में पढ़ाया जाता है, जिन्हें ब्रिटेन की सरकार ने ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो यह याद रखने की बात है कि यह पुरस्कार गैंग जो था, यह उस समय भी बड़ा सक्रिय था, जो बाद में आजादी के बाद भी अब तक चलता आया है। इसी का नाम हमने पुरस्कार गैंग रखा है। और तब भी ऐसे ही लोगों को पुरस्कार दिया जाता था जो देश तोड़ने का काम करते थे, जो भारत के खिलाफ काम करते थे। ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाता था। सर सैयद को सर की उपाधि दी गई और यहीं से भारत में पुरस्कार गैंग की शुरुआत हुई। सर सैयद अहमद खान ने ही 1888 में मेरठ में एक बड़ा मशहूर भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते और अगर अंग्रेज भारत से चले गए तो हिंदू मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संख्या बल में हिंदू मुसलमानों से ज्यादा हैं। और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि भारत के मुसलमानों के हित में यही होगा कि भारत में अंग्रेजों का शासन ही चलता रहे और उसमें हमें, उस शासन के तहत हमें हिंदुओं के साथ बराबरी का अधिकार मांगना चाहिए। लेकिन भारत के लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जानते ही नहीं, जिनसे अंग्रेजों की सरकार खौफ खाती थी, तो उन्हें पुरस्कार देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राजा महेंद्र सिंह वर्ष 1914 में भारत से बाहर चले गए थे और उसी समय पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो वर्ष 1919 तक चला था। पहले विश्व युद्ध के बाद से ही ब्रिटेन और उसकी सेनाएं कमजोर होने लगे थे। इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह को यह लगा कि वो दुनिया के कई देशों को भारत की आजादी के पक्ष में ला पाएंगे, उनका समर्थन ले पाएंगे। ब्रिटेन पर दबाव डाला जाता तो शायद भारत को पहले विश्व युद्ध के दौरान ही ये आजादी मिल जाती। लेकिन तब भारत के ही कुछ नेताओं ने यह तर्क दिया कि ऐसे मुश्किल समय में अंग्रेजों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ भारत की आजादी को 1947 तक टाल दिया, बल्कि भारत के लाखों युवाओं को अंग्रेजों की तरफ से पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भी प्रेरित किया। सोचिए, हमारे ही देश के नेताओं ने हमारे ही देश के युवाओं से यह कहा कि वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सेनाओं में शामिल होकर लड़ाई करें। अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए पहले विश्व युद्ध में भारत के 1 लाख सैनिकों ने अपनी जान दी थी। आप सोचिए, इस बात को याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में भारत की तरफ से ब्रिटेन की सेना में लड़ते हुए 1 लाख युवा जो थे वो मारे गए थे।
जबकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे देशभक्त ये चाहते थे कि इस समय कमजोर हो चुकी ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए, यह सबसे सही समय है इसके लिए। लेकिन तब भारत के ही कुछ स्वार्थी नेता ऐसा करना नहीं चाहते थे और ऐसा फिर हुआ भी नहीं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे, जीवन भर काम करते रहे। तो आप सोचिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना में लड़ने के लिए हमारे ही देश के अपने नेताओं ने हमारे देश के युवाओं को प्रोत्साहित किया और कहा कि इस समय हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, और हमारे 1 लाख युवा सैनिक उस समय प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए। इसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, हमारी आजादी से कुछ समय पहले, उस समय भी हमारे देश के ही इन स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने हमारे देश के लोगों को कहा कि इस बार भी उनका साथ देना चाहिए। हमारे देश के युवा तब भी लड़े और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमारे देश के 1 लाख सैनिक तब शहीद हुए थे। यानी हमारे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस बात की पैरवी करने में सबसे आगे मुस्लिम लीग थी। अब आप ये सोचिए, आजादी के 75 वर्ष बाद आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि उस समय दोनों विश्व युद्ध जो हुए उसमें हमारे 2 लाख सैनिक मारे गए, उन सैनिकों का हिसाब किताब कौन देगा? 2 लाख परिवार उजड़ गए, उनका हिसाब किताब कौन देगा? राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट समुदाय से थे, इसलिए अलीगढ़ में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कई मायनों में बहुत अहम है। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की आज के भाषण से, आज की इस रैली से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की कुल आबादी वैसे तो सिर्फ 6% के आसपास है, लेकिन ये 6% लोग बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर जाट वोट बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। वो किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन का ज्यादा असर भी इसी पश्चिमी यूपी के इन्हीं जिलों में है। अब अगर बीजेपी जाट समुदाय का विश्वास दोबारा जीतने में कामयाब रही तो उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिल सकता है। हालांकि जो लोग महेंद्र प्रताप सिंह को जाति और धर्म से जोड़ रहे हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने मुसलमानों के कॉलेज से शिक्षा हासिल की थी और उनका विवाह राजकुमारी बलबीर कौर से हुआ था, जो कि एक सिख थी। एक समय में महेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नाम बदलकर पीटर पीर प्रताप रख लिया था। वो हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों की एकता के पक्ष में थे और यही संदेश देने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। आज हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पड़पौत्रों से बातचीत की है, क्योंकि वो आज भी यहीं रहते हैं और उन्होंने क्या कहा आप सबको सुनना चाहिए। और फिर हम आपको भारत के इस मिलावटी इतिहास के बारे में भी बताएंगे। उन्होंने अपने अकेले दम पे ही भारत सरकार बनाई थी। जब वो देश को छोड़ दिया था उन्होंने 1914 में,
तो उन्होंने अपना घर परिवार राज्य छोड़ दिया था, उनके पास कोई साधन नहीं थे और 32 साल वो विदेश रहे। 32 साल में उनकी धर्मपत्नी बलबीर कौर, उनके इकलौते बेटे प्रेम प्रताप सिंह दोनों ही ख़त्म हो गए और उन्होंने अपने जीवन में कभी उनको दोबारा नहीं देखा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ये बहुत बड़ा त्याग था और कुर्बानी थी उनकी तरफ से और उनके परिवार की तरफ से, जो उन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए ये प्रयास किया है। तो जैसा मेरा मानना है कि सभी की एक प्रेरणा ले सकते हैं कि किसी भी कठिन स्थिति में अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह अकेले होके और भारत की पहली अंतरिम सरकार बना सकते हैं, तो छात्र और हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। ऐसी विभूति जिन्होंने यहाँ जन्म लिया और राष्ट्र के लिए समर्पण किया, उनके सम्मान में मैं ये समझता हूँ पहला कदम है, जो इससे बेहतर नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। शिक्षा के जगत में उनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। कुछ सरकारें तो ऐसी रहीं जो परिवारवाद पे ही विचारधारा चलती रही उनकी। उन्होंने स्वयं को विकसित और विशाल काया करने के अलावा कुछ और किया ही नहीं। जो सम्मान राजा साहब को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, ये एक अकाट सत्य है कि राजा साहब को आज से कई वर्ष पहले सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। भारत का इतिहास अंग्रेजों की छवि को फायदा पहुंचाने के लिए लिखा गया था। आजादी के बाद इसी इतिहास के दम पर उन लोगों ने अपनी छवि को लगातार सुधारा, उसे चमकाते रहे और जो लोग अंग्रेजी में पढ़ते थे, अंग्रेजी में बोलते थे और भारत के हितों के बारे में भी अंग्रेजी में ही सोचते थे, ऐसे लोगों ने ही इस इतिहास को पहले लिखा, ऐसे लोगों को ही ये इतिहास पढ़ाया गया और फिर यही लोग इस इतिहास को पढ़कर भारत के बड़े बड़े पदों पर काबिज हो गए। यही लोग बाद में आगे चलकर नेता भी बने, यही लोग आगे चलकर बड़े अफसर बने और जो बड़े बड़े फैसले करने की जो जगहें होती थीं, उन सब तमाम पदों पर इसी तरह के लोग बैठे होते थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इस तरह के लोग भारत के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे होंगे तो वो फैसले भी कैसे लेंगे? फैसले भी अंग्रेज़ों वाले ही लेंगे। इसलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाली शिवगंगा साम्राज्य की महारानी वेल्लू नेचियार, महमूद गजनवी के भांजे गाजी सैयद सलार को हराने वाले श्रावस्ती के राजा सुहेल देव और उन मराठा योद्धाओं के बारे में कभी आपको नहीं बताया जाता जिन्होंने न सिर्फ मुगलों को हराया था बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार पेशावर तक कर लिया था, जो आज पाकिस्तान में है। ये सब इतिहास से गायब है। जबकि आपने जो इतिहास पढ़ा है उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों की शान में कसीदे गढ़े गए हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने सिर्फ इसलिए कराई थी क्योंकि वो कश्मीरी हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किए जाने का विरोध कर रहे थे। और जिस जगह पर औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर का सिर काटा गया था, शीश काटा गया था, आज वहीं पर उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज है, आप सबको पता होगा। और अफसोस की बात देखिए कि आजादी के बाद शीशगंज गुरुद्वारे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर औरंगजेब के नाम पर भी एक बाकायदा सड़क बनाई गई, जिसका नाम वर्ष 2015 में कहीं जाकर बदला गया और फिर इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। ये जो औरंगजेब रोड आप देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा शीशगंज से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थी 2015 तक। यानी सोचिए, भारत की ही राजधानी में गुरुद्वारा शीशगंज भी है और वहीं पर औरंगजेब रोड भी है। लेकिन आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी ने इस सड़क का नाम बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह दरबारी इतिहासकारों को सूट नहीं करता था। सिख गुरुओं का कत्ल करने वाले क्रूर शासकों को हमारे इतिहास में महान बताकर पेश किया गया। उनके नाम पर इमारतों के नाम रखे गए, उनके नाम पर सड़कों के नाम रखे गए, लेकिन उनके खिलाफ लड़ने वाले वीरों और वीरांगनाओं के नाम इतिहास की किताबों में आपको कभी बताए नहीं जाते। मुगलों द्वारा बनाए गए महलों, किलों, मकबरों और यहां तक कि बागीचों की भी तारीफ इतिहास की किताबों में जबरदस्त तरीके से की गई है, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि इन्होंने कितने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था, कितने हिंदुओं की हत्याएं की थी। हमें यह तो बताया जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार कितनी शानदार कलाकृति है और कैसे इसका निर्माण बाहर से आए आक्रमणकारियों की दूरदर्शी सोच का नतीजा था। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि जिस जगह पर कुतुब मीनार है वहां
कभी किसी जमाने में 27 हिंदू और जैन मंदिर भी हुआ करते थे और फिर मंदिरों की इसी जमीन पर कुतुब मीनार खड़ी कर दी गई। ये आपको नहीं बताया जाता। अंग्रेज और वामपंथी इतिहासकारों ने यह तो साबित करने की पूरी कोशिश की कि संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति को विदेशी भारत में लेकर आए थे, जिन्हें हम आर्यन कहते हैं। हालांकि कई स्टडीज में यह भी साबित हो चुका है कि भारत में आर्यों के आने की कहानी मनगढ़ंत है और इसके कोई पुख्ता सबूत हैं भी नहीं। वामपंथी इतिहासकारों ने बताया कि सरस्वती नदी सिर्फ पौराणिक कल्पना है और इसका असल में कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि इसका जिक्र ऋग्वेद में कई जगह मिलता है और हाल ही में हुई कई स्टडीज भी ये दावा करती हैं कि हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी अरब सागर तक बहती थी। दरबारी इतिहासकारों ने अयोध्या में राम मंदिर के इतिहास तक को बदल दिया था, नकार दिया था और सबसे बड़ा झूठ तो यह बोला गया कि भारत को एक करने वाले मुगल शासक थे, जबकि सच यह है कि गुप्ता, मौर्य और मराठा राजाओं का साम्राज्य भारत के बाहर तक भी फैला हुआ था और इन राजाओं ने सही मायने में भारत को उसकी संस्कृति के दम पर एक करके रखा था। इस मिलावटी इतिहास को लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए कई तरीके अपनाए गए। इनमें से एक था, जिन अस्पतालों में आप जन्म लेते हैं, जिन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, फिर जिस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, जिस हवाई अड्डे से फ्लाइट पकड़ते हैं, जिस संग्रहालय में इतिहास का स्मरण करने जाते हैं, जिस पार्क में जाते हैं, उन सब का नाम या तो मुगल शासकों के नाम पर है या अंग्रेजों के नाम पर है और फिर या गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रख दिया गया, ताकि आप जहां भी जाएं आपको यही नाम पढ़ने को मिले, यही नाम सोचने को मिले और आपके दिमाग में बस यही चलता रहे। मौजूदा समय में भारत में ऐसे जिलों, कस्बों और गांवों की संख्या 700 से ज्यादा है जिनके नाम मुगल शासकों के नाम पर है। इनमें 61 जगहों के नाम पहले मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर के नाम पर हैं। बाबर ने अपने शासन में हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया, बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट भी किया। इनमें अयोध्या का राम मंदिर भी था, लेकिन बाबर के नाम पर भारत में 61 जगहों के नाम हैं। मुगल शासक हुमायूं के नाम पर 11 जगहों के नाम हैं। दिल्ली में हुमायूंपुर नाम की एक जगह देश की संसद भवन से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। उस जगह का नाम है हुमायूंपुर। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। अकबर के नाम पर सबसे ज्यादा 251 जगहों के नाम हैं। मुगल शासक जहांगीर के नाम पर 141 जगहों के नाम हैं। जहांगीर के ही आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की वर्ष 1606 में हत्या की गई थी। लेकिन आज हमारे देश के कुछ खास लोग अपने बच्चों का नाम जहांगीर रखकर यह बताने की कोशिश करते हैं कि जहांगीर आज भी इस देश के लिए हीरो हैं और हमारे ही देश के लोग इस पर कोई आपत्ति नहीं करते। हमारे ही देश के लोग इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की फिल्म देखने भी जाते हैं, इनकी तारीफ भी करते हैं, इनकी तस्वीरें भी देखते हैं, सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो भी करते हैं। शाहजहां के नाम पर भी हमारे देश में 63 जगहों के नाम हैं और औरंगजेब के नाम पर 177 जगहों के नाम हैं। औरंगजेब ने ही काशी और मथुरा में मंदिर तोड़वाकर मस्जिदें बनवाई थीं और हिंदुओं पर जजिया टैक्स भी लगाया था, जिसे न चुकाने पर हिंदू महिलाओं पर जुल्म किए जाते थे। लेकिन ये सब आपने इतिहास में कभी पढ़ा ही नहीं होगा। हमारे देश में लोगों को उतना ही इतिहास बताया गया जितना नेताओं ने जरूरी समझा। पहले सड़कों, जिलों और गांवों को मुगल शासकों का नाम दिया गया और फिर बाकी जगहों का नाम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रख दिया गया और हमारे देश के जो भोले भाले लोग हैं उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। वर्ष 2015 में एक आरटीआई से पता चला कि देश भर में 64 सरकारी योजनाएं, 28 खेल के टूर्नामेंट्स और ट्रॉफीज, 23 स्टेडियम, 5 एयरपोर्ट्स और बंदरगाह, 98 शैक्षिक संस्थान और 51 अलग अलग पुरस्कार, 15 फेलोशिप्स, 39 अस्पताल और मेडिकल संस्थान और लगभग 100 सड़कों का नाम अकेले गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही है। अगर इन सबको मिला दें तो ये संख्या 450 हो जाती है। दरबारी इतिहासकारों ने भारत की आजादी में सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर और यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को भी बहुत कम करके आंका, जबकि आजादी के बाद आई सरकारें आज भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वोट मांगती हैं। लेकिन उस समय जब वो सरकार में शामिल हुए थे, फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, उस समय उनकी क्या हालत करके रखी थी, इसके लिए आपको पुराने इतिहास की किताबें पढ़नी चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी वर्ष 1943 में सिंगापुर में
भारत की निर्वासित सरकार का गठन कर लिया था और फिर उसी साल अंडमान निकोबार में भारत का तिरंगा पहली बार फहरा दिया था। अब आप खुद सोचिए, इतिहास की किताबों में क्या नेताजी का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज नहीं होना चाहिए? अगर आज भी भारत का कोई छात्र इतिहास की कोई परीक्षा दे, और वो किसी भी चीज की परीक्षा हो सकती है, वो परीक्षा स्कूल कॉलेज की हो सकती है, वो परीक्षा नौकरी पाने के लिए हो सकती है, वो परीक्षा इंटरव्यू के तौर पर भी हो सकती है, किसी भी परीक्षा में अगर आपने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर सुभाष चंद्र बोस का नाम लिख दिया तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे, आप पक्का फेल हो जाएंगे, क्योंकि सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह भारत के लोगों के मन में यह बात डाल दी गई कि अगर आपने हर बात पर नेहरू का नाम नहीं लिया तो परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन में भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था ही उनके नाम पर चल रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आजादी के 40 वर्षों के बाद और सरदार पटेल को आजादी के 41 वर्षों के बाद भारत रत्न मिला। इसके विपरीत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत रत्न मिल गया था। यह सोचिए आप कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री रहते हुए ही अपने आप को, स्वयं को भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया, जबकि इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी को भी उनकी मृत्यु के कुछ महीनों के बाद ही भारत रत्न दे दिया गया था। भारत के लोगों के मस्तिष्क में पहले मुगलों की सल्तनत बसाई गई, फिर एक ही परिवार के कुछ लोगों ने भारत के घर घर में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की गई, और उसके बीच में जो अंग्रेज शासक यहाँ पर आए थे उन्हें बहुत फैशनेबल करके बताया गया, और नतीजा ये हुआ कि आज भी भारत में कुछ लोग भारत पर ही आक्रमण करने वालों को क्रूर शासक नहीं मानते और उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना अपनी शान समझते हैं। जर्मनी में कोई अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रखता, इटली में कोई अपने बच्चे का नाम मुसोलिनी नहीं रखता, लेकिन भारत में लोग बड़े आराम से अपने बच्चों का नाम जहांगीर भी रख देते हैं, औरंगजेब, अकबर और तैमूर के नाम पर रखते हैं। ऐसा करने वालों में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स तक शामिल हैं, जिनकी फिल्में देखने के लिए हमारे देश के हिंदू भी जाते हैं और सिख भी जाते हैं। जिनके गुरुओं की हत्या इन मुगलों ने कराई थी वो लोग भी इनकी फिल्में देखने के लिए जाते हैं। लेकिन किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जहरीले और गुलामी भरे इतिहास को हमारे देश के लोगों के मन और मस्तिष्क में किसी शानदार कलाकृति की तरह स्थापित कर दिया गया है, और लोग ये समझ नहीं पाए कि झूठे इतिहास के इस संगमरमर के नीचे कितनी कालिख छिपी हुई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.